दोपहर का समय था। ढाबे में कुछ ग्राहक बैठे थे। मोहन गुस्सैल स्वभाव का आदमी था जो हमेशा ग्राहकों से झगड़ता रहता था। उसकी पत्नी चंकी काउंटर के पीछे खड़ी थी और नौकर लल्लन ग्राहकों को खाना परोस रहा था। अरे मोहन भाई, दाल में नमक कम लग रहा है। अबे यहाँ खाना खाने आए हो या जांच करने? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। भाई पैसे देकर खाना खा रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना दिया करो। तेरे बाप का होटल है क्या? नहीं पसंद है तो मत खाना। ग्राहकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग खाना छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे सबको भगाते रहोगे तो ढाबा कब तक चलेगा? तू बीच में मत पड़, मैं जानता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। शाम का समय था। मुखिया भोला प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। अम्बा देवी, जो कि मोहन की दादी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। अम्बा देवी, मोहन के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं। आज तो उसने मुझे भी डांट दिया। जानती हूँ, पर वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मोहन अंदर से सुन रहा होता है और बाहर आ जाता है। मुखिया जी, आपको कोई और काम नहीं बचा क्या? हर बार मेरी शिकायत लेकर चले आते हो। बेटा, ये तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है। पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मुखिया जी गुस्से में चले जाते हैं। अम्बा देवी मोहन की ओर देखती है और कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? दादी, आप भी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रात के समय मोहन और चंकी चारपाई पर बैठे थे। सुनिए, आप दिन भर ढाबे में लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में छुपा हुआ है। क्या मतलब? आपके दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। दादी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। अरे तो फिर दादी से मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से दे देंगी? उन्हें लगता है कि हम खर्च कर देंगे। मोहन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मोहन गुस्से में दादी के पास पहुंचता है। दादी, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों? उसमें दादाजी का खजाना रखा है, जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूं? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे। दूसरों का खजाना क्यों लेना चाहते हो? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए बचा कर रखा है। मोहन गुस्से में चला जाता है। दादी उसे देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर का समय था। जमींदार बलदेव सिंह अपने 2 कारिंदों के साथ मोहन के घर पर आता है। अम्बा देवी, मोहन ने घर गिरवी रख दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। घर गिरवी? ये नहीं हो सकता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मोहन को देख लूंगा। दादी घबराकर मोहन को बुलाती है। मोहन, ये क्या कर दिया तूने? दादी, इस घर को बचाने का बस अब एक ही तरीका है, तिजोरी की चाबी दे दो। दादी गहरी सांस लेती हैं और तिजोरी खोलने के लिए कमरे में जाती हैं। दादी तिजोरी खोलती हैं। मोहन और चंकी ध्यान से देखते हैं। अंदर सिर्फ पुराने कागजात होते हैं। ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ कागज है। यही तुम्हारे दादाजी का खजाना है। मोहन गुस्से में कागजों को पलटता है और एक कागज पर नजर पड़ती है। भरता समोसा रेसिपी। हाँ, ये क्या है? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मोहन गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। रेसिपी का कागज उसके हाथ में था। चंकी पास थी, लेकिन वो भी परेशान थी। ये क्या मजाक है? मैंने तिजोरी में सोने चांदी की उम्मीद की थी और इसमें सिर्फ एक समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? और क्या करूं? भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार बनाकर देख लो, शायद ये सच में काम करे। मोहन रेसिपी का कागज फेंक देता है। चंकी उठकर चली जाती है।
रात भर मोहन बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। मोहन खाली बैठे हुए था, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। वो भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। अगर दादी कह रही थी कि ये किसी खजाने से कम नहीं, तो एक बार आजमा ही लेता हूँ। वो उठकर ढाबे के अंदर जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है। चंकी उसे चुपचाप देख रही होती है। तुम सच में बना रहे हो? हाँ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर खराब बना तो सब हंसेंगे। मोहन ने समोसे बनाए, लेकिन उनका स्वाद कुछ खास नहीं था। मोहन निराश होकर दादी के पास जाता है। दादी, आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे बनाए समोसे अच्छे नहीं बने। खजाना मेहनत करने वालों को ही मिलता है, सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई लज्जत नहीं आ जाती। दादी उठकर रसोई में जाती है और मसालों का सही मिश्रण बनाकर मोहन को दिखाती है। समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो अब मुझे फिर से बनाना होगा? बिल्कुल, लेकिन इस बार दिल से बनाना। मोहन दोबारा समोसे बनाता है और इस बार स्वाद लाजवाब आता है। मोहन पहली बार अपने ग्राहकों को नए समोसे परोसता है। अरे, ये समोसा तो कमाल का है, इसमें आलू नहीं है। वाह, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं। धीरे धीरे गांव में भरता समोसे की चर्चा होने लगती है। मोहन अपनी चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। दादी पास आती है। अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। हाँ दादी, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। अब मैं सच में अपनी गलती सुधारूंगा। दादी गर्व से मोहन को देखती है। मोहन अब पूरी लगन से अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद ढाबा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। लकड़ी की पुरानी बेंचों की जगह साफ सुथरी चौकियां आ गई थी। मोहन काउंटर पर खड़ा था और चंकी ऑर्डर संभाल रही थी। अरे मोहन, ये भरता समोसा तो कमाल का है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। भाई, अब तेरे समोसे की महक पूरे इलाके में फैल गई है। इतने में गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। क्यों रे मोहन, आजकल बहुत चर्चे में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेहनत रंगलाई है। चल, एक समोसा मुझे भी खिला। मोहन खुद ताजा भरता समोसा तलता है और जमींदार के सामने रखता है। बलदेव सिंह पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब आप अपना कर्ज मुझसे वसूल सकते हैं। मैं हर महीने आपको पैसे दे दूंगा। अरे, अब कर्ज की क्या चिंता। जब तेरा समोसा इतना बढ़िया बिक रहा है तो पैसा तो अपने आप आता रहेगा। गांव वाले ताली बजाते हैं और ढाबे में खुशी का माहौल बन जाता है। मोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आपने सही कहा था। असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। अम्बा देवी भावुक होकर, आज मुझे अपने पोते पर गर्व हो रहा है। चंकी भी पास आती है। अब तो हमें भी शहर में एक और ढाबा खोल लेना चाहिए। सब हंसने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। एक बड़ा सा नया बोर्ड लगाया जा रहा था जिस पर लिखा था, भरता समोसा ढाबा। मोहन की जय हो, भरता समोसा जिंदाबाद। मोहन गर्व से अपने ढाबे को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था, जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो लोग गए कहाँ?
शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में, ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ। देखो, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है। मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं तब उन्हें वहाँ पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं?
हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है। चलो इसमें से आलू तोड़ लो, मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है, जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है, किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी, तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी, मोमोज नहीं बिक रहे इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ, इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है मुझे बताओ, और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था? वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस
ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही खुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, पर अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था, इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा, ये गलत है। ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, पर अफजल मियाँ मेरी बात सुनेंगे नहीं। बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर
पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहां से कर पाऊंगा। तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले तैयार है। ये क्या? समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी, इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला।